चलो इंडियन इकोनॉमी देखना है हमें, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो 1947 या 1947 को क्या हुए, हम आजाद हुए। तो 1947 में जब आजाद हुए तब इस संध्या पर भारत कैसा था या फिर इंडिया यहाँ पर कैसा था, पहले ये समझना पड़ेगा, फिर इंडियन इकोनॉमी पे डिस्कस होगा। तो हमने देखा था कि आधुनिक भारत में कि 1757 में क्या होता है, पलासी का युद्ध होता है। 1757 में पलासी का युद्ध होता है और इस पलासी के युद्ध से क्या होता है, बंगाल पर अधिकार हो जाता है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसके बाद एक युद्ध होता है 1764 में जिसको कहते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, इस युद्ध में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब को हराती है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, बंगाल के नवाब को हराती है। ईस्ट इंडिया कंपनी अवध के नवाब को हराती है और ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली जो है, दिल्ली के शासक को भी क्या करती है, मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय था उसको भी हराती है। यानी इन तीनों ने मिलकर क्या किया, बक्सर का युद्ध लड़ा, किससे, अंग्रेजी शासन से या सरकार से। और हैप्टन मंडो जो इस समय सेनापति था अंग्रेजी सरकार सेना का, उसने क्या कर दिया, इनको हरा दिया। और अब क्या हुआ, कंपनी का क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ गया। कंपनी का क्षेत्र क्या हो गया, आधा कंपनी की बढ़ गई। अब कंपनी को यहाँ पर प्रशासन चलाने के लिए आवश्यकता धन की थी, पैसों की। तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पर 1765 में इलाहाबाद की दो संधियां की। 1765 में इलाहाबाद की दो संधि की, एक संधि हुई 12 अगस्त 1765 को और एक और संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। इस संधि के बाद क्या हुआ, 1765 से लेकर 1772 तक कंपनी ने चलाया भारत में द्वैध शासन। द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन नहीं चला, भारत नहीं, बंगाल में द्वैध शासन ये चला। इस ड्यूरेशन में द्वैध शासन में क्या हुआ, कंपनी ने जैसे भी बंगाल वाला क्षेत्र था, यहाँ का पूरा धन क्या किया, अपनी ओर करने का काम किया। इस द्वैध शासन में सारी व्यवस्थाएं क्या हुई, बिगड़ गई और पूरा का पूरा धन कंपनी के पास पहुंच गया। तो यहां से पैसा पहुंचा कंपनी के पास। इसके बाद कंपनी क्या करती है, 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स आता है तो क्या करता है, द्वैध शासन को खत्म करता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिससे एक स्थिति बनाई जाती है और कंपनी को स्थापित किया जाता है और उसको रेगुलेट करना शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है, कंपनी लैंड रेवेन्यू के लिए, क्योंकि इस समय कंपनी को आवश्यकता थी पैसों की, और पैसा कहां से आ रहा था, भू राजस्व से। तो भू राजस्व के लिए कंपनी क्या करती है, तीन व्यवस्थाएं भारत में लागू करती है, तीन सिस्टम लागू करती है, जिनमें से एक सिस्टम होता है स्थायी बंदोबस्त। एक सिस्टम होता है स्थायी बंदोबस्त, ये शुरू करता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस क्या करता है, ये शुरू करता है। दूसरा होता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और तीसरा होता है महालवाड़ी बंदोबस्त। इन तीन बंदोबस्त से क्या हो गया, कंपनी जो थी, कंपनी ने पूरे के पूरे लैंड रेवेन्यू जो था वो अपने कब्जे में कर लिया। और भारत के पास क्या था, कुछ बचा ही नहीं था। धीरे धीरे जो इकोनॉमी थी, जो पैसा था, वो लगातार उनके पास पहुंचा जा रहा था। और इस पैसे का प्रयोग वो कर रहे थे ब्रिटेन में। और साथ ही साथ इस पैसे से क्या कर रहे थे, वो भारत से माल खरीदते थे, भारत के ही पैसे से भारत से माल खरीदते थे और वो माल भेजते थे ब्रिटेन में। और वहां से यहाँ से जो कच्चा माल जाता था वो वस्तु के रूप में बनकर भारत में आता था, तो उसको अधिक दाम पर भारत में बेचकर फिर से क्या होता था, लाभ कमाया जाता था। तो इस प्रकार से धन क्या हुआ, भारत से बाहर निकलना शुरू हुआ। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश शासन जो है, इसके शासनकाल को एक लेखक है रजनीपाल दत्त एक लेखक है। इन्होंने अपनी किताब इंडिया टुडे में कंपनी या ब्रिटिश शासन के तीन चरणों को बताए हैं। तीन चरणों को इन्होंने बताए हैं कि किस प्रकार से कंपनी ने क्या किया, भारत में तीन चरणों के रूप में काम किया है, प्रशासन किया। तो पहला यहाँ पर आता है, जो शासन आता है वो 1757 से 1813 तक आता है, 1813 तक आता है। और इसके बाद दूसरा आता है 1813 से 1858 तक। और इसके बाद तीसरा आता है 1858 के बाद इन तीनों चरणों में कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूरी तरह से क्या किया, अपने पूरे भारत के पूरे धन को क्या किया, अपनी तरफ किया। धीरे धीरे क्या हो गया, भारत जो सोने की चिड़िया आता वो धीरे धीरे कैसा हो गया, एक सरप्लस वाली इकोनॉमी थी वो आयातित जो इकोनॉमी के रूप में परिवर्तित हो गई। अर्थात इसके पहले भारत की अर्थव्यवस्था निर्यातित अर्थव्यवस्था थी, हम लोग निर्यात करते थे। लेकिन जैसे ही कंपनी आती है, भारत पर अधिकार होता है, उनकी पॉलिसी आती है,
इन पॉलिसी के बाद भारत क्या बन जाता है, भारत आयातित व्यवस्था बन जाता है, यानी भारत अब क्या करता है, अन्य देशों से आयात करने लगा। सिंपल सी बात है, जब हम निर्यात करेंगे तो हमारे देश में का भंडार क्या होगा, हमारे पास पैसा आएगा। जब निर्यात क्या नाम आयात, जब निर्यात करेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, और आयात करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा। इससे नुकसान हुआ। नुकसान ये यहाँ तक हुआ कि 1947 में जब आजाद हुए तो हमारे पास कोई व्यवस्था थी ही नहीं। 1947 तक कोई व्यवस्था हमारे पास थी ही नहीं। अब यहाँ पर इस समय तक दुनिया में दो बड़ी महाशक्ति निकलकर सामने है। इस समय तक क्या हुआ, दुनिया में दो महाशक्ति निकलकर सामने आई, जिनमें से एक महाशक्ति यूएसए बनी और एक महाशक्ति थी यूएसएसआर। ये दो 1945 में जब जापान पर बम गिराया गया, परमाणु बम, तो उसका उद्देश्य ये था, यूएसए बताना चाहता था कि अब दुनिया के नेता कौन है, हम हैं, हम क्या है, शक्तिशाली हैं, ये बताना चाहता था, और यही उद्देश्य था उनका वहां पर परमाणु बम गिराने का। दूसरी बात, यूएसए पूंजीवादी देश है, पूंजीवादी देश है, और यहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और जबकि यूएसएसआर, जिसको हम वर्तमान में रूस कहते हैं, जो 1991 में क्या हो गया था, विघटन हो गया और कई सारे देश बन गए, वो यूएसएसआर, यहाँ की व्यवस्था है समाजवादी, सोशलिस्ट समाजवादी व्यवस्था है। तो यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी हुई, समाजवादी। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास ये दोनों कंसेप्ट थे, एक तो था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक था समाजवादी अर्थव्यवस्था, कौन सी चुनी जाए। अब अगर भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चुनता है तो किसके पक्ष में जाता है, यूएसए और पश्चिमी देशों के पक्ष में जाता है, और अगर समाजवादी को चुनता है तो कहा जाता है, यूएसएसआर के पक्ष में। भारत नया नया आजाद हुआ था तो भारत के पास ये कोई, भारत चाहता था कि ऐसी कोई व्यवस्था ना अपनाई जाए कि किसी अन्य देश का प्रभुत्व हमारे ऊपर हो जाए। अभी 200 साल से क्या हुए, गुलाम होकर आजाद बने हैं, और ऐसी कोई कंडीशन उत्पन्न ना हो जिससे हम फिर से क्या हो जाए, कुछ समय बाद गुलाम हो जाए। तो भारत ने ना तो पूंजीवादी अपनाया ना समाजवादी अपनाया, भारत ने एक अलग राह अपनाई, और उस राह को कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इन दोनों के मिले जुले रूप को अपनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको हम कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है। पूंजीपति का क्या होगा, नियंत्रण होगा। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होगा, पूंजीपति का। तो सिंपल सी बात है, ये मार्कर है, और मार्केट में इस मार्कर की डिमांड है 100। अगर मार्केट में 100 मार्कर चाहिए तो पूंजीपति 100 मार्कर का उत्पादन ना करके 90 मार्कर का उत्पादन करेगा। ऐसा इसलिए कि अगर मार्केट में डिमांड तो 100 मार्कर की है और सप्लाई भी 100 मार्कर की हो जाती है, तो मार्कर के रेट में तो वृद्धि होगी नहीं, तो पूंजीपति को लाभ होगा ही नहीं। तो पूंजीपति क्या करेगा, अगर डिमांड 100 मार्केट की है, डिमांड अगर 100 मार्कर की है मार्केट में, तो वो 90 मार्कर क्या करेगा, उत्पादन करेगा, और सप्लाई भी कितनी होगी, 90 मार्कर की। और यहाँ पर मार्कर कितने हैं, डिमांड 100 की और सप्लाई कितने की होगी, 90 की। भाई आवश्यकता 100 की है, 10 मार्कर क्या है, कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, मार्कर के रेट बढ़ेंगे। जो व्यक्ति बढ़ाकर रेट देगा मार्कर की, वो मार्कर क्या होगा, खरीदेगा। तो इस प्रकार से पूंजीपति क्या करता है, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है, और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होना ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या है, लक्षण है। पूंजीपति अधिकतम लाभ के लिए काम करेंगे। पूंजीपति क्या करेंगे, अधिकतम लाभ के लिए, वो लाभ कमाने की इच्छा से काम करेंगे पूंजीपति। तो ये क्या करेंगे, ये मार्केट में किसी अगर वस्तु की डिमांड बढ़ रही है, वस्तु की डिमांड, तो उसकी सप्लाई को कम करेंगे। जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी उसकी, तो उसके रेट क्या होंगे, ऊपर होंगे, और जब रेट ऊपर होंगे तो उनको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था इसके उल्टे है, विपरीत है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन के साधन होते हैं, जो उत्पादन के साधन हैं, इन उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होगा, सरकार का नियंत्रण होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। अगर गवर्नमेंट, अगर मान लेते हैं मार्केट में 100 मार्कर की आवश्यकता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 100 मार्कर की अगर डिमांड है तो गवर्नमेंट सप्लाई यहां पर बढ़ा देगी, 110 मार्कर रख देगी। जिससे क्या होंगे, मार्कर के रेट क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, और क्या होंगे, मार्कर के रेट नीचे होंगे, जिससे क्या होगा, सबको मार्कर क्या होगा, कम पैसों में उपलब्ध हो जाएगा। सरकार, जो पूंजीवाद, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था अधिकतम कल्याण पर काम करती है, अधिकतम कल्याण पर काम करती है, मैक्सिमम वेलफेयर पर काम करती है।
जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर क्या करती है, काम करती है। ये दो डिफरेंस इन दोनों में बेसिकली अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति ही सब कुछ होता है, पूंजीपति क्या होगा, सब कुछ होगा। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, और गवर्नमेंट लाभ के उद्देश्य से नहीं, गवर्नमेंट किसके उद्देश्य से काम करती है, कल्याण के उद्देश्य से, प्रॉफिट के उद्देश्य से। और वर्तमान में अगर इंडिया के या भारत के माहौल को देखा जाए तो बार बार यही कहा जा रहा है कि भारत सरकार व्यापारी नहीं है, भारत सरकार क्या है, वेलफेयर के लिए है। इसलिए भारत सरकार के पास जितनी भी संपत्ति है, जैसे रेलवे है, दूरसंचार है, इन सबको क्या किया जाए, बेचा जाए। ये व्यापारी का काम है, ये व्यापारी काम करेंगे, भारत सरकार काम ये नहीं करेगी। तभी भारत सरकार क्या लेकर आई है, प्राइवेटाइजेशन। यही वो कह रहे हैं कि भारत सरकार कैसी है, एक समाजवादी सरकार होने के नाते भारत सरकार का काम है वेलफेयर करना, ना कि व्यापारी के रूप में काम करना। तभी सरकार क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर कर रही है। तो अधिकतम कल्याण क्या होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होगा। और उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था का पूरा नियंत्रण यहाँ पर उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा। जबकि पूंजीवादी क्या होंगे, पूंजीवादी उत्पादन के साधनों पर क्या करेंगे, पूंजीपति नियंत्रण करेंगे। ये दोनों में क्या है, बेसिक डिफरेंस है। भारत ने ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, ना समाजवादी को अपनाया। भारत ने इन दोनों के मिश्रित रूप को अपनाया, जिसको कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात भारत में अगर देखा जाए तो बैंक सरकारी भी है और बैंक प्राइवेट भी है। बैंक कैसे हैं, प्राइवेट भी हैं। तो क्या है, सरकार भी कार्य कर रही है और बैंक भी, क्या नाम, प्राइवेट लोग भी क्या कर रहे हैं, जनता भी क्या कर रही है, काम कर रही है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी भी काम किए जाएंगे और जनता के द्वारा, सामान्य लोगों के द्वारा भी क्या होगा, काम होगा। अगर अस्पताल देखें तो अस्पताल गवर्नमेंट भी है और अस्पताल कैसे हैं, प्राइवेट भी हैं। स्कूल अगर देखे जाए तो स्कूल कैसे हैं, सरकारी स्कूल भी हैं और स्कूल प्राइवेट भी हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं और मिलकर क्या करते हैं, इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। तो भारत ने क्या अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। हमारे सामने मॉडल आ गया कि ना तो हम पूंजीवादी की तरफ जाएंगे, ना समाजवादी की तरफ जाएंगे, हम जाएंगे कहां पर, मिश्रित इकोनॉमी की तरफ। और हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी, इनकी मिली जुली रूप इनकी होगी। अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कैसे भारत में कौन से प्लान अपनाए जाए, कैसे काम किया जाए जिससे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गति पकड़े। तो 1929 में विश्व में एक मंदी आई थी, जिसको हम कहते हैं महान मंदी, ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें अमेरिका के शेयर बाजार जब धड़ाम से गिरते हैं तो पूरी दुनिया में क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। और इसी महान मंदी से उदय होता है हिटलर का। इसी महान मंदी के कारण क्या होता है, हिटलर का उदय होता है। तो 1929 में जब मंदी आई तो इस मंदी का प्रभाव एक देश था यूएसएसआर, इस पर नहीं पड़ा या ना के बराबर पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यूएसएसआर में समाजवादी अर्थव्यवस्था काम कर रही थी और यूएसएसआर में एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा वहां पर डेवलपमेंट किया जा रहा था, जिसको कहा जा रहा था 5 ईयर प्लान या फिर पंचवर्षीय योजनाएं। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने यूएसएसआर में जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उनको क्या बनाया, अपना आधार बनाया और भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास करने की बात की भारत सरकार ने। तो जब पंचवर्षीय योजनाओं की बात की कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास करेंगे, तो फिर भारत में क्या हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाने की बात क्या है, मान ली गई और पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने का काम सौंपा गया योजना आयोग को। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने का काम सौंपा गया योजना आयोग को, जिसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। इसकी स्थापना हुई 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, जो हेड होता है या जो अध्यक्ष होगा, वो होता है प्रधानमंत्री, पीएम। एक इसका उपाध्यक्ष होता है, एक इसका क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है, जिसको केंद्रीय मंत्री का क्या होता है, दर्जा प्रदान किया जाता है। योजना आयोग का काम, प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, प्लानिंग कमीशन का काम था पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना। पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना अर्थात हमें 5 वर्ष में क्या करना है ये बताना, ये तैयार करना इसका काम था। इसके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री और एक इसके होते थे उपाध्यक्ष। तो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो बने जवाहरलाल नेहरू और जो प्रथम उपाध्यक्ष बने वो बने गुलजारी लाल नंदा। वो कौन बने, गुलजारी लाल नंदा साहब। अब जब मोदी सरकार आई 2014 में, तो मोदी सरकार ने कहा योजना आयोग को खत्म करेंगे और इसकी जगह एक नया संस्थान बनाएंगे या नई संस्था बनाएंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने 1 जनवरी 2015 को
योजना आयोग को खत्म करके एक नई संस्था का गठन कर दिया जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग। और नीति आयोग क्या कर रही है, अब भारत में कार्य कर रही है, विभिन्न लक्ष्य बनाए हैं, जैसे 2022 में क्या करना है, किसानों की आय को डबल करना, इस टाइप के लक्ष्य ने बनाए हैं नीति आयोग ने। ये क्या कर रही है, काम यहाँ पर कर रहा है। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और नीति आयोग क्या है, योजना आयोग की जगह पर काम कर रहा है। अब देखो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई, जिसका काम क्या था, पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना। लेकिन 6 अगस्त 1952 को एक और संस्था की स्थापना की गई जिसको नाम दिया गया एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। 6 अगस्त 1952 को इसका काम था योजना आयोग द्वारा जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई है उसको लागू कराना, उसको लागू कराना, ये इसका काम था। तो योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना, और एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या था, योजनाओं को लागू करना। अब क्या है, पंचवर्षीय योजना बनेगी, बनाएगी कौन, योजना आयोग, और लागू कौन कराएगी, एनडीसी। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या कराएगी, लागू कराएगी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, वो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1951 में, 1951 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, शुरू की गई। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो कब आया, 1 अप्रैल 1951 से 1900, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक ये चला, 1956 तक ये चला। यानी कि अप्रैल 1951 से 1956 तक क्या हुई, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना क्या की गई, भारत में लागू की गई। और पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल हमने अपनाया वो कहां से अपनाया, यूएसएसआर से, रूस से। और तैयार कौन करता है, योजना आयोग करता है। लागू करने का काम किसको सौंपा गया है, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद को। और वर्तमान में योजना आयोग की जगह पर हमने किसकी स्थापना कर दी, नीति आयोग की स्थापना 2015 में कर दी गई। अब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हेराल्ड डॉमर मॉडल पर क्या किया, तैयार किया गया। इस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, हेराल्ड डॉमर मॉडल पर क्या किया गया, इसको तैयार किया गया। अब ये हेराल्ड डॉमर मॉडल जो था, इसके आधार पर डेवलपमेंट करने की बात यहाँ पर की गई। और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को फोकस पर रखा गया, एग्रीकल्चर को, जो एग्रीकल्चर था उसको क्या किया गया, उस पर फोकस रखा गया कि हमें कृषि को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। और इसी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न परियोजनाएं अपनाई गई। दामोदर घाटी परियोजनाएं जैसी परियोजनाएं क्या है, यहीं पर अपनाई गई, जो अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजनाओं पर आधारित है। 1929 में, अभी बात की थी ना, 1929 में क्या हुआ, पूरी दुनिया में मंदी आई, ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहा जाता है। और इस 1929 में जब अमेरिका में मंदी आई तो यहाँ पर राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट बने थे, रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने। उन्होंने एक प्लान चलाया जिसको कहा गया न्यू डील प्रोग्राम। न्यू डील प्रोग्राम, इन्होंने जनता से कहा कि हम पैसा ऐसे नहीं देंगे आपको, हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, विशेष क्या, हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, नदी घाटी परियोजनाएं बनाएंगे, नहरें बनाएंगे, जिनसे आने वाली जनता को क्या हो, आने वाली जनसंख्या को समस्याएं ना हो। और इसके माध्यम से क्या हुआ, काम किया गया, जिससे लोगों को रोजगार मिला और साथ ही साथ सरकार के पास संपत्ति का निर्माण भी हो गया। तो भारत ने यहीं पर इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या किया, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को आधार बनाया। और कृषि को आधार बनाकर क्या किया, इसके डेवलपमेंट के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई। यहां पर जीडीपी का लक्ष्य रखा गया 2%, कि हमें 2% जीडीपी प्राप्त करनी है। लेकिन प्राप्त हुई थी 3.6%। प्राप्त कितनी हुई, 3.6%। लक्ष्य तो रखा गया 2% का, लेकिन प्राप्त कितनी हुई, 3.6%, ये प्राप्त हुई। अब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसी पंचवर्षीय योजना में 1952 में, या फिर हम कहें 2 अक्टूबर 1952 को एक प्रोग्राम शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1952 को एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसका नाम था। और इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए 1953 में एक राष्ट्रीय प्रसार योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय प्रसार योजना क्या हुई, शुरू हुई।
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें लक्ष्य जो रखा गया था जीडीपी का 2.2% रखा गया था, प्राप्त 3.6% हुआ। फोकस हमारा किस पर रहा, एग्रीकल्चर पर रहा। और 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसको 1953 में क्या किया गया, राष्ट्रीय प्रसार योजना के माध्यम से उसको फैलाने का काम किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि इस समय तो समाचार पत्र में ज्यादा थी नहीं, जनसंख्या अनपढ़ थी। जनसंख्या क्या थी, अनपढ़ थी, टीवी वगैरह का इतना प्रचारित था ही नहीं। और दूसरी बात, आज के समय जैसा जो सोशल नेटवर्किंग साइट है वो है ही नहीं, उस समय थी ही नहीं, इसलिए इसका प्रचार या प्रसार करना क्या था, जरूरी था। वर्तमान में अगर कोई योजना शुरू होती है तो प्रधानमंत्री जी आते हैं और भाइयों बहनों नाम सबसे क्या करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं कि भाई ये योजना हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। अगले कुछ मिनट में योजना का क्या हो जाता है, पूरे देश में वो योजना पहुंच जाती है और सबको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन उस समय ये हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं थी, अगर उस समय ये चीजें थी ही नहीं, जब चीजें नहीं थी, इंटरनेट ही नहीं था, जब चीजें नहीं थी तो हमने क्या किया, इस योजना के माध्यम से ये काम यहाँ पर किया। तो जीडीपी का लक्ष्य रखा गया 2%, प्राप्त कितना हुआ 3.6%। फोकस रखा गया कृषि पर, एग्रीकल्चर पर। मॉडल हमारा था हेराल्ड डॉमर मॉडल, हेराल्ड डॉमर मॉडल, ये मॉडल था। अब जीडीपी क्या होता है, एक शब्द जो आया है जीडीपी, तो जीडीपी क्या होगा, जीडीपी क्या होगा कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी हम उसको कहेंगे। सिंपल सी बात है, आपका घर है, इस घर में जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं, इन व्यक्तियों के द्वारा एक साल में कमाया गया पैसा वो क्या होगा, आपकी जीडीपी होगी। वो क्या होगी, जीडीपी। अब हो सकता है इस घर में कोई किराएदार रह रहा हो सकता है कोई रिश्तेदार रह रहा हो, तो वो पैसा भी किसमें शामिल होगा, आपकी जीडीपी में शामिल होगा। तो अगर हमने एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को हम क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। और भारत के अंदर ये संभव है कि विदेशी व्यक्ति भी रह रहे होंगे, तो वो भी क्या होगी, इसमें शामिल होगी। जब जीएनपी देखेंगे तो जीएनपी में क्या होगा, उनको हम घटा देंगे। जीएनपी में ऐसी आय को हम जीडीपी में से घटाते हैं जो भारत में रहकर विदेशियों द्वारा कमाई गई है, और ऐसी आय को जीडीपी में जोड़ते हैं जो भारत के बाहर जो भारतीय व्यक्ति रह रहे हैं उनके द्वारा वहां कमाई गई है, उसको हम क्या करेंगे, जीएनपी में इसमें जोड़ देंगे, तो वह क्या हो जाएगा, हमारी जीएनपी आ जाएगी। तो हमें केवल ये समझना है जीडीपी क्या है। तो जीडीपी एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो ये चीज, ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो 1951 से 56 तक चला। इसमें ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी कि क्या क्या इन्होंने अपनाया या क्या क्या हमने किया। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो योजना चली 1956 से 1961 तक। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था हमारा, ये सेकंड 5 ईयर प्लान या फिर पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक ड्यूरेशन में चलती है। 1956 से लेकर 1951 तक ये चली। ये जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये हमारी थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी मतलब प्रकाश चंद्र महालनोबिस मॉडल, जिनका जन्मदिन शायद 29 जून को मनाया जाता है। इसको हम सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं, एक बार देख लेना। तो ये है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। इसमें जो लक्ष्य रखा गया, इसमें जो टारगेट रखा गया, वो रखा गया भारी उद्योगों को, भारी उद्योग। भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया, किसको बनाया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने बनाया किसे, कृषि को। और इस पंचवर्षीय योजना में हमने क्या बनाया, भारी उद्योग, ये हमारे क्या होंगे, लक्ष्य होंगे। अब इसमें क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, राउरकेला, सरकार ने क्या किया, राउरकेला में एक प्लांट लगाया। और जो प्लांट लगा था कहां पर, राउरकेला उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा में सरकार ने क्या लगाया, प्लांट लगाया। और इस प्लांट को लगाया गया जर्मनी की सहायता से। किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से। हमने कहा ना भारी उद्योग, तो इन भारी उद्योगों पर काम किया सरकार ने। तो एक प्लांट लगाया कहां पर, राउरकेला में, और जो राउरकेला कहां पर है, उड़ीसा में है, और जो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। इसके बाद दूसरा प्लांट लगाया गया भिलाई में। भिलाई हमारा कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है।
भिलाई हमारा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। दूसरा प्लांट लगाया गया भिलाई में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और यहाँ पर सहयोग किया रूस ने क्या किया, सहयोग किया। तीसरा प्लांट यहाँ पर लगाया गया दुर्गापुर, दुर्गापुर हमारा है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है, और ये लगाया गया ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से हमने लगाया। तो ये 3 प्लांट लगाए गए भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जो हैवी इंडस्ट्री के रूप में जाने जाते हैं। और भारी उद्योग हमारा क्या था इस समय लक्ष्य, इसमें ये था कि हमें क्या करना है, भारी उद्योग को आगे बढ़ाना है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसका लक्ष्य क्या था, भारी उद्योगों को आगे बढ़ाना, और 3 ये किए गए। इसके साथ क्या हुआ, चित्तरंजन लोकोमोटिव्स रेलवे का है, वो भी इसमें स्थापित किया गया इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। इंटीग्रेटर जो कोच फैक्ट्री है उसकी स्थापना भी की गई इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा। तो 1956 से लेके 1961 तक ये काम हुआ। इसके साथ क्या हुआ, इसी ड्यूरेशन में एक समझौता हुआ अमेरिका के साथ PL 480 जो 1957 में हुआ, जिसका काम ये था कि अमेरिका भारत में क्या करेगा, खाद्यान्न की सप्लाई करेगा, खाने वाले अनाज की क्या करेगा, सप्लाई करेगा अमेरिका। यूएसए के साथ हुआ PL 480, जिसमें अमेरिका क्या करेगा, भारत में खाद्यान्नों की सप्लाई करेगा, खाने वाले जो अनाज है उनकी सप्लाई क्या होगी, भारत में होगी। कहां से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, ये भारत में भेजे जाएंगे। ये हमने क्या किया, एग्रीमेंट इसमें किया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है, 1956 से 61 तक चली, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें लक्ष्य रखा गया भारी उद्योग का। पहला जो भारी उद्योग बनाया गया वो राउरकेला उड़ीसा में लगाया गया, जो जर्मनी के सहयोग से हुआ। दूसरा लगाया गया भिलाई में, छत्तीसगढ़ में है भिलाई, और जो रूस के सहयोग से हुआ। और तीसरा है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जो ब्रिटेन के सहयोग से हुआ। 1957 में एक एग्रीमेंट हुआ PL 480, जो हमने किया अमेरिका से। किससे किया, अमेरिका से किया। इसमें अमेरिका क्या करेगा, भारत में खाद्यान्न की सप्लाई करेगा। ये हमने यहाँ पर किया। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है, सेकंड 5 ईयर प्लान है। इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान आता है। इसके बाद आता है तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये आता है। ये हमारा चलता है 1961 से 1966 तक, ये चलता है। इस पंचवर्षीय योजना में 2 ऐसे काम हुए जिसने क्या कर दिया, इस पंचवर्षीय योजना को असफल बना दिया। पहला हुआ 1962 में भारत चीन का युद्ध। तो भारत चीन क्या हुआ, युद्ध हुआ। दूसरा 1965 में हुआ। कब हुआ, 1965 में हुआ। और ये युद्ध किसके साथ हुआ, भारत पाक का, भारत पाक युद्ध हुआ। क्या हुआ, भारत इस समय जब 1947 में आगे था, तो भारत की जो GDP थी या भारत की जो विकास दर थी वो चीन से ज्यादा थी, वो चाइना से क्या थी, ज्यादा थी। अब चीन की विकास दर भारत से कम, भारत की विकास दर क्या थी, ज्यादा थी, जो जिसे चीन देख नहीं पाया। और उसने क्या कहा कि भारत क्या है, लगातार आगे बढ़ रहा है, तो कुछ किया जाना चाहिए, शायद उसके मन में ये चला। तो और इस समय एक आंदोलन चल रहा था NAM, जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये कहते हैं, अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन। और भारत उसमें नेता बना हुआ था, और पूरी दुनिया में भारत क्या था, लगातार पॉपुलर होता चला जा रहा था। भारत तेजी से क्या कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। और भारत भी एशिया में और चीन भी एशिया में। चीन से ये देखा नहीं गया, और चीन ने क्या किया, चीन ने, हो सकता है संभवतः यही है कि चीन ने क्या किया कि भारत की विकास दर को रोकने के लिए क्या कर दिया, 1962 में युद्ध कर दिया। जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया गया था, वो नारा क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। जवाहरलाल नेहरू को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया, उन्हें विश्वास ही नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि इस युद्ध में क्या हो गई, हमारी हार हो गई, इस युद्ध में हमारी हार हो गई। इस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू के बीच में इतना मतभेद हुआ कि राधाकृष्णन ने इस समय के रक्षा मंत्री जो मेनन साहब थे, रक्षा मंत्री मेनन साहब से इस्तीफा दिलवा दिया। उन्होंने कहा तब तक नहीं मानेंगे जब तक इस्तीफा ना दे दे। तो राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू के बीच मतभेद हुआ इस युद्ध को लेकर, इसमें भारत हार गया था। और फिर क्या हुआ, रक्षा मंत्री से क्या करवा दिया, इस्तीफा दिलवा दिया गया। कुछ समय बाद क्या हुआ,
जवाहरलाल नेहरू की भी क्या नाम मृत्यु हो गई, सॉरी हत्या नहीं मृत्यु हो गई, जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देश के सामने एक संकट आ गया, देश के सामने संकट ये आ गया कि प्रधानमंत्री कौन होगा। इस समय बड़े नेता जो थे कांग्रेस में, उनका नाम था मोरारजी देसाई, और संभवतः उनका हक भी था, और मोरारजी देसाई को क्या बनना था, प्रधानमंत्री यहाँ पर बनना था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया। और इनके कार्यकाल में हुआ भारत पाक का युद्ध। क्या हुआ, इस समय जब चीन ने भारत को हरा दिया तो पाकिस्तान के हौसले क्या हो गए, बुलंद हो गए, हौसले बुलंद हुए। तो उसने ये देखा कि जब चीन ने इनको हरा दिया तो हम भी क्या कर सकते हैं, इनको हरा सकते हैं। तो पाक ने क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। युद्ध हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री क्या थे, इस समय भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध में जो पेंटन टैंक जो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया था, उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया, और इस युद्ध में भारत ने क्या कर दिया, पाकिस्तान को हरा दिया। जो 1957 में PL480 एग्रीमेंट हुआ था, इस एग्रीमेंट के द्वारा जो भारत में खाद्यान्न की सप्लाई की जानी थी, अमेरिका ने क्या कर दिया, युद्ध के दौरान खाद्यान्न की सप्लाई रोक दी। अब समस्या, ना तो हथियार थे सैनिकों के पास, ना ही भोजन था, और लगातार युद्ध क्या था, चल रहा था। भारत ने अपना पूरा संसाधन, भारत में सारे के सारे संसाधन कहां पर झोंक दिए, युद्ध में झोंक दिए। और जब युद्ध में झोंके तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई, पटरी से उतर गई। और जीडीपी की जो विकास दर, जो जीडीपी हमारी तीव्र गति से बढ़ रही थी, वो जीडीपी क्या हो गई, नीचे गिरनी शुरू हो गई। और हम क्या हो गए, दुनिया से, या हम कह सकते हैं कि एशिया में क्या होगा, पिछड़ने लगे। अब जब खाद्यान्न संकट भारत में आया, जब PL480 का पालन नहीं हुआ, तो फिर भारत में एक स्लोगन आया जो जय जवान जय किसान का दिया गया, और 1966 में भारत में शुरू की गई हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो किसके उसमें की गई, नेतृत्व में की गई, ये की गई स्वामीनाथन के, स्वामीनाथन, इनका नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में क्या हुआ, हरित क्रांति शुरू की गई। अगले 2-3 वर्ष में क्या हुआ, भारत ने क्या कर लिया, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर देश बन गया। अब ये जो पंचवर्षीय योजना थी, पूरी तरह से फ्लॉप पंचवर्षीय योजना। इस पंचवर्षीय योजना में सारे के सारे जो प्लान थे वो धरे रह गए, और कोई ज्यादा इस योजना का प्रभाव पड़ा ही नहीं, और ये अब तक की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। इसमें भारत ने 2 युद्ध झेले। पहला युद्ध 1962 में भारत चीन का हुआ, दूसरा 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ। इसके साथ साथ भारत में बाढ़ भी आई थी, भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ भी यहाँ पर आई थी। और बाढ़ के साथ साथ 1965 में भारत में चल रहा था भाषा आंदोलन, या भाषाई आधार पर आंदोलन चल रहा था। 1965 में ये आंदोलन चल रहा था। आंदोलन ये था कि जब संविधान लागू हुआ तो भारत में हिंदी भाषा को लागू करने की बात की गई। जब भारत में हिंदी भाषा को लागू करने की बात की गई तो दक्षिणी राज्यों ने विरोध किया। दक्षिणी राज्यों ने कहा हमें तो हिंदी आती नहीं है, हम क्या करेंगे। तो ये प्रावधान किया गया, ठीक है हम आपको 15 साल देते हैं, 15 साल में आप क्या करोगे, हिंदी सीख लोगे। और ये 15 साल यहाँ पर निकल गए थे। जब 15 साल यहाँ पर निकले तो लोगों को लगा कि हो सकता है हिंदी को क्या कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, पूरी भारत की भाषा बना दी जाए, और फिर क्या हो जाएगी, हमारे सामने समस्या हो जाएगी, हम हिंदी बोल ही नहीं पाते हैं। तो इस ड्यूरेशन में ये आंदोलन भी चल रहा था। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, द्विभाषी जो एग्रीमेंट होता है, जो वो फॉर्मूला आता है, द्विभाषा फॉर्मूला, उसको लागू यहाँ पर किया जाता है। तो 1961 से 1966 तक की समस्याएं क्या थी, बहुत ज्यादा समस्याएं थी। और इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ था, चीन ने परमाणु को कर लिया था, परीक्षण कर लिया था। इसी ड्यूरेशन में चीन ने किया परमाणु परीक्षण, जो क्या हुआ, एक प्रेशर के रूप में भारत पर देखा गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या थी, पूरी तरह से असफल पंचवर्षीय योजना हो गई। लेकिन इस पंचवर्षीय योजना में भी कुछ अहम डिस्कशन या फिर कुछ अहम जो इशू थे उनको सुलझाया गया, साथ ही साथ कुछ अहम फैसले लिए गए। जैसे 1964 में बोकारो, 1964 में बोकारो एक जगह है झारखंड में, वहां पर सोवियत संघ के सहयोग से क्या किया गया, एक प्लांट लगाया गया। USSR के सहयोग से क्या हुआ, एक प्लांट लगाया गया। इसके साथ UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में की गई। 1964 में UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना यहां पर की गई। इसके साथ ही IDBI बैंक की स्थापना की गई। IDBI बैंक की स्थापना भी 1964 में की गई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और IDBI बैंक ही वर्तमान में शेयर मार्केट का क्या है, शेयर मार्केट का या जो NSE का क्या है, प्रमोटर बैंक है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो फेरवानी समिति की सिफारिश पर बना था भारत में, उसका प्रमोटर कौन है, IDBI बैंक ही है। जो फेरवानी समिति की सिफारिश पर क्या बना था, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना था,
उसका प्रवर्तक कौन है, प्रमोटर कौन सा बैंक है, IDBI बैंक ही है, जिसकी स्थापना 1964 में इसी पंचवर्षीय योजना में की गई। इसके बाद FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में हुई। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब 1965 में हुई, जिसका काम क्या होता है, बफर स्टॉक को मेंटेन करना, बफर स्टॉक को मेंटेन करना और भारत में खाद्य की समस्याओं को क्या करना, सुलझाना। क्योंकि PL 480 के माध्यम से क्या हुआ था, युद्धों के ड्यूरेशन में, जो युद्धों का दौर चल रहा था उस समय खाद्यान्न समस्या आ गई थी, और जो भारत के बाहर से खाद्यान्न जो PL 480 के माध्यम से खाद्यान्न आना था उसको क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। तो फिर FCI की स्थापना हुई। तो ये तीन बड़े बड़े मुद्दे या तीन ये बड़ी बड़ी संस्थाओं की स्थापना भारत में इस पंचवर्षीय योजना में की गई। हालांकि योजना असफल रही पूरी तरह से, युद्ध हुआ, इन युद्धों में क्या हुआ, भारत पहले युद्ध में भारत चीन युद्ध में हार गया, लेकिन दूसरे युद्ध में क्या हुआ, भारत यहाँ पर जीता। और इस योजना में क्या हुआ, इस योजना क्या हो गई, एक प्रकार से पूरी तरह से असफल हो गई। तो MS स्वामीनाथन की देखरेख में क्या हुआ, हरित क्रांति शुरू की गई। भारत में हरित क्रांति के जनक या हरित क्रांति के पिता MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं, जबकि विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर क्या कहे जाते हैं, हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। इस हरित क्रांति में भारत में मैक्सिकन गेहूं का प्रयोग किया गया, और मैक्सिकन गेहूं का प्रयोग किया गया जिसको इस क्षेत्र में क्या किया गया, ये यहाँ पर उपजाया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, संसाधन हमारे पास ज्यादा थे, सिंचाई के संसाधन ज्यादा थे, अच्छी उर्वरा भूमि थी, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर इसको लाया गया, या इस मैक्सिकन गेहूं का प्रयोग यहाँ पर किया गया, और भारत क्या हो गया, अगले कुछ वर्षों में क्या बन गया, एक आत्मनिर्भर खाद्यान्न कंट्री बन गया। इसके बाद 1966 के बाद 1966 से लेकर 1969 तक तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई ही नहीं गई। 1966 से 1969 तक भारत में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं अपनाई गई, हमारी कंडीशन ही नहीं थी, जो धन था वो था ही नहीं, पैसा था ही नहीं, पूरा का पूरा पैसा कहाँ झोंक दिया गया था, युद्धों में झोंक दिया गया था। अब इस युद्ध में जब पैसा झोंका गया तो भारत सरकार के पास यहाँ पर उतना संसाधन नहीं था कि वो फिर से पंचवर्षीय योजना क्या कर पाए, शुरू कर पाए। तो पहली, दूसरी और तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, ये योजना ट्रिकल डाउन थ्योरी पर आधारित थी। ट्रिकल डाउन थ्योरी पर क्या थी, आधारित थी। पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, ट्रिकल डाउन थ्योरी पर क्या थी, आधारित थी। अब 1966 से 1969 तक भारत में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं अपनाई गई, और 1966 में क्या हो गया, एक समस्या उत्पन्न हो गई देश में, लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ तो फिर समस्या सामने आ गई, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इसके बाद जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है और प्रधानमंत्री की बात आती है, तो फिर से मोरारजी देसाई का नाम सामने आता है, फिर से नाम सामने आता है मोरारजी देसाई का। जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तब भी मोरारजी देसाई का नाम आया था। मोरारजी देसाई वरिष्ठ यहाँ पर वो थे, नेता थे, और इनको ही क्या बनना था, प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है ताशकंद में, जो उज्बेकिस्तान में है, ताशकंद में मृत्यु होती है, तो फिर मोरारजी देसाई का नाम आया। अब मोरारजी देसाई का नाम आया तो इस समय एक और भारत में चर्चित चेहरा था जिसका नाम था इंदिरा गांधी, और ये क्या थी, प्रधानमंत्री पद की प्रबल दावेदार बन गई। अब क्या हुआ, कांग्रेस के इस समय अध्यक्ष थे के कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे इस समय, और के कामराज ये चाहते थे कि एक ऐसा प्रधानमंत्री बने जो हमारी बात को सुने, यानी हम क्या बने, किंग मेकर बने, जो हम चाहें वो हो। तो ये मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मोरारजी देसाई क्या थे, एक योग्य थे, और साथ ही साथ मोरारजी देसाई की बात सुनते ही नहीं, कह सकते कि ये अपने हिसाब से काम करते, शासन चलाते। इनको आवश्यकता थी किसी ऐसे व्यक्ति की जिसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, वो कैसा हो, वो एक प्रकार से के कामराज के अंडर में हो, ये किंग मेकर के रूप में हो, ये जो चाहे वो हो। तो ये बात, तो यहाँ पर इस समय 1966-67 की राजनीति जो भारत की राजनीति थी, यहाँ पर एक शब्द काफी चर्चा में रहा जिसको कहा गया गूंगी गुड़िया, और ये शब्द प्रयोग किया गया इंदिरा गांधी के लिए। ये शब्द प्रयोग किया गया इंदिरा गांधी के लिए, गूंगी गुड़िया। और के कामराज ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी क्या बने, भारत की प्रधानमंत्री बने, जो क्या करे, जो के कामराज की बात को ही सुनेगी, क्योंकि इनके पास तो कोई अनुभव है नहीं, जबकि मोरारजी देसाई के पास एक व्यापक अनुभव भी था। तो इंदिरा गांधी को क्या होता है, कांग्रेस के अंदर वोटिंग होती है, उस वोटिंग में इंदिरा गांधी जी के नाम पर मोहर लगती है, और इंदिरा गांधी जी को क्या बना दिया जाता है, भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। अब इंदिरा गांधी क्या बनती है, भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं।
और 1966 के बाद क्या रहती हैं, प्रधानमंत्री रहती हैं। 75 में इमरजेंसी लगाती हैं, इमरजेंसी के बाद चुनाव होता है, इनकी सरकार जाती है, जनता मोर्चा की सरकार आती है, और फिर इंदिरा गांधी क्या करती हैं, बाद में देश से माफी मांगती हैं, और फिर 80 में रिपीट होती हैं, और 80 से 84 तक सिख दंगों तक क्या होती हैं, भारत की प्रधानमंत्री ये रहती हैं। तो इंदिरा गांधी क्या होती है, प्रधानमंत्री बनी भारत। अब इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो भारत के वित्त मंत्री ने बनाया मोरारजी देसाई को, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो बनाया मोरारजी देसाई को। 1969 में इंदिरा गांधी एक बहुत ही शानदार, इंदिरा गांधी ने क्या किया, 1969 में एक ऐसा कदम उठाया जिस कदम ने क्या कर दिया, मोरारजी देसाई को आहत कर दिया। एक प्रकार से इंदिरा जी ने क्या किया, जुलाई 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जुलाई 1969 में इंदिरा जी ने क्या कर दिया, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो बड़े बैंक थे इनका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, जिनसे कोई सलाह ही नहीं दी गई, जिनसे कोई एडवाइस नहीं ली गई, कोई कंसल्ट इनके साथ नहीं किया गया, और इंदिरा जी ने क्या कर दिया, राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे 1975 में इंदिरा जी ने लगाई थी इमरजेंसी। 1975 में इंदिरा जी ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति से कह दिया कि इमरजेंसी की उद्घोषणा कर दो, और मंत्रिपरिषद को बाद में बताया। पहले उद्घोषणा करवा दी राष्ट्रपति से, उसके बाद मंत्रिपरिषद के पास पहुंचती है खबर कि देश में क्या है, आपातकाल लग गया है। ऐसे ही यहां पर हुआ 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या कर दिया, इंदिरा जी ने कर दिया। और मोरारजी देसाई क्या थे, यहाँ पर भारत के वित्त मंत्री थे, इनको खबर ही नहीं थी। एक फाइनेंस मिनिस्टर जिनको खबर ही नहीं है कि फाइनेंस के क्षेत्र में या इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और यहाँ पर ये क्या करनी है, काम कर रही है। बड़ी बात ये थी, इंदिरा जी ये चाहती थी कि मैं जो गूंगी गुड़िया नामक शब्द है इससे बाहर निकलूं, जनता के बीच में जाऊं। अगर मुझे शक्ति चाहिए, अगर मुझे मेरे हाथ में पावर चाहिए, तो पावर के लिए हमें जनता के बीच में जाना होगा। तो इंदिरा जी ने क्या किया, बड़े बड़े काम यहाँ पर किए। जैसे इंदिरा जी ने 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया, 10 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया, 10 पॉइंट प्रोग्राम इसको कहते हैं, चलाया गया। इसके साथ इंदिरा जी ने क्या किया, जो भारत में बड़े राजा महाराजा थे, इन राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स दिया जाता था। प्रीवी पर्स मतलब जब भारत आजाद हुआ तो ये सारी रियासतें भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी। तो सरदार पटेल ने जो एग्रीमेंट किए, इन लोगों से चर्चा की, इन सबको मिलाया, और इनसे कहा गया कि आपको हम क्या करेंगे, पैसा देंगे, भत्ता देंगे, पेंशन देंगे आपके खर्चे के लिए। तो इन राजा महाराजाओं पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होता था। तो इंदिरा जी ने कहा ये पैसा इन पर खर्च नहीं होना चाहिए, ये पैसा जनता पर खर्च होना चाहिए, जनता पर खर्च होना चाहिए। तो प्रीवी पर्स को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जब प्रीवी पर्स खत्म हुआ, 10 सूत्री कार्यक्रम शुरू किए गए, और 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, तो इंदिरा जी क्या होगी, पॉपुलर होगी भारतीय जनमानस में। और जब ये पॉपुलर हुई तो के कामराज जो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये कैसे हो गए, इनके हाथ से इंदिरा जी ने गलती दिखाई दी। इसके बाद निज लिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इनके बाद बनते हैं, मतलब अगली बार जो आते हैं वो निज लिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आते हैं। और अब इंदिरा जी क्या थी, पॉपुलर हो चुकी थी पूरे देश में। तो 1966 से 1969 तक तो भारत में योजनाएं नहीं चली, पंचवर्षीय योजना नहीं चली, और इसको कहा गया प्लान हॉलीडे। 1966 से 1969 तक की ड्यूरेशन को प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं योजना अवकाश। योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे के नाम से इसको जाना जाता है। इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई। इस प्लान हॉलीडे में भी क्या हुआ, कुछ निर्णय लिए गए। इस प्लान हॉलीडे में एक बड़ा काम ये किया गया, एक लीड बैंक योजना की अवधारणा सामने आई। लीड बैंक योजना की अवधारणा सामने आई, जो 1969 में सामने आई नरीमन समिति की सिफारिश पर। इसमें यह था कि एक ऐसा बैंक जिस बैंक की जिले में सर्वाधिक शाखाएं हैं, वह बैंक क्या करेगा, वह बैंक उस जिले को गोद लेगा, और उस जिले में फाइनेंशियल जो इंक्लूजन है, इंक्लूसिव जो है वो समावेशी, जो वित्तीय समावेशन है वो क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो लीड बैंक योजना जो आई थी 1969 में आई थी, और ये नरीमन समिति की सिफारिश पर आई थी। नरीमन समिति की सिफारिश पर ही आई थी। इसका काम क्या था, जिले में क्या करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, यानी अधिक से अधिक लोगों को बैंकों तक पहुंचाना। जैसे वर्तमान में जनधन योजना है, जनधन योजना का एकमात्र उद्देश्य यही है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। फाइनेंशियल इंक्लूजन को क्या करना, बढ़ावा देना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, हर एक व्यक्ति की पहुंच कहां तक करना, बैंक तक करना, ये इसका उद्देश्य है। ये क्या है, इसका उद्देश्य, और हर एक व्यक्ति को कहां तक पहुंचाना, बैंक को पहुंचाना, ये जनधन योजना का क्या है, उद्देश्य है।
जनधन योजना का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी, शायद 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये जनधन योजना 14 या 15 में की गई थी, आई एम नॉट श्योर, बट ड्यूरेशन यही हो सकता है इसका। तो यही इसका काम क्या था, लीड बैंक योजना। एक बैंक ऐसा होगा जिस बैंक की जिले में सर्वाधिक शाखाएं हैं। मान लेते हैं कि एक बैंक है एक्स और उस एक्स की शाखाएं जिले में सर्वाधिक है, तो वह बैंक उस जिले का क्या होगा, लीड बैंक होगा। लीड बैंक होगा, उस बैंक का कार्य होगा उस जिले में क्या करना, वित्तीय समावेशन को करवाना। जैसे मान लेते हैं, जैसे ललितपुर का बैंक कौन सा है, पीएनबी, ये लीड बैंक के रूप में काम करता है ललितपुर में, और ये क्या करेगा, वित्तीय इंक्लूजन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो 1969 में ये काम शुरू किया गया। तो हमें ध्यान में रखना है 1966 से 1969 तक भारत में कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई, और योजना अवकाश के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद शुरू होती है चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो 1969 से 1974 तक चलता है। कब तक चलता है, 1969 से 1974 तक, जो 1969 से 1974 तक ये चलता है। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना है, जो 1969 से 1974 तक चलाई जाती है, जो 1969 से 1974 तक कौन सी चली, फोर्थ या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना ये चली। ये हमारा पीईटी का सिलेबस भी है, जो यूपी सरकार पीईटी कराएगी लेखपाल वगैरह भर्ती के लिए, उसमें ये सिलेबस लिखा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, और फिर उसके बाद टॉपिक लिखा है 2014 के बाद हुए सुधार, और 2014 के बाद जो रिफॉर्म हुई उनकी जानकारी भी, उनको भी, जैसे कृषि सुधार हुआ, श्रम सुधार हुआ, जीएसटी आया, ये सब हमारे सिलेबस में है। जो सिलेबस यूपी SSSC ने दिया है उसमें ये शामिल है पंचवर्षीय योजनाएं। ठीक है, तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, इसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य रखा गया स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। इसका जो टाइटल था, ये टाइटल था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। विकास ऐसा हो जो रुके, जो टिके। विकास कैसा हो, ऐसा हो जो रुके, जो टिके, उसके आधार पर क्या करना है, हमें डेवलपमेंट करना है। तो ये इसका क्या था, टाइटल था, स्लोगन इसका ये था, टाइटल था। और दूसरी बात, ये जो योजना आधारित थी, ये योजना थी लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर। ये किस पर आधारित थी, लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल पर ये क्या थी, आधारित थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली, जिसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक स्थिरता के साथ, इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी, ये इसका उद्देश्य था। और लियोनटिफ की आगत निर्गत इनपुट आउटपुट मॉडल पर क्या थी, ये आधारित थी। तो मॉडल बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहली पंचवर्षीय योजना ये हेराल्ड डॉमर मॉडल पर थी, दूसरी पीसी महालनोबिस, और पीसी महालनोबिस कौन थे, बहुत बड़े सांख्यिकी। आज जो भारत सरकार जो डेटा यूज करती है, जो डेटा के रूप में जो मानक यूज करती है, वो सांख्यिकी मानक की शुरुआत की थी इन्होंने ही, पीसी महालनोबिस ने। इन्होंने ही क्या किया, सरकार में इसकी शुरुआत की। और ये चौथी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, लियोनटिफ के आगत मॉडल पर आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ा कार्यक्रम, सबसे बड़ा काम क्या हुआ, 1974 में भारत में, 1974 में भारत ने क्या किया, भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, जिसको नाम क्या दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से क्या किया, भारत ने परमाणु परीक्षण किया, तो भारत क्या हो गया, परमाणु संपन्न शक्ति बन गया। तो 1974 में भारत ने क्या किया, परमाणु परीक्षण किया, और यहां से क्या हो गया, शुरू हो गया। इसके साथ इसी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, इस जनसंख्या को रोकने के लिए, बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। ये दो चीजें, पहला तो भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, पोखरण में हुआ, और दूसरा
परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया इसी पंचवर्षीय योजना में, जो जनसंख्या की तीव्र गति को रोकने के लिए, जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही थी इसको रोकने के लिए किया गया। इसके साथ साथ एक कार्यक्रम यहाँ पर शुरू हुआ 1973-74 में, डीपीएपी। 1973-74 में एक कार्यक्रम शुरू किया गया डीपीएपी। इसका नाम था सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, अर्थात ऐसे क्षेत्र भारत के जहां पर सूखा पड़ता है वहां पर क्या करना, विशेष कार्य करना, ये इसका काम था, ये इसका काम था। 1973 में एक प्रोग्राम भारत में शुरू हुआ जिसका नाम था आईजीडीएमपी, सॉरी जिसका नाम क्या था, 1973 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ जिसको कहते हैं आईजीएमडीपी, जिसको क्या कहते हैं, आईजीएमडीपी। ये प्रोग्राम क्या है, 73 में शुरू हुआ। ये प्रोग्राम है इंडियन गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई से इंडियन, जी से गाइडेड, एम से मिसाइल, डी से डेवलपमेंट और पी से प्रोग्राम, अर्थात इंडियन गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या हुआ, शुरू हुआ। हमने क्या कर दिया, मिसाइल बनाना शुरू कर दिया, मिसाइल बनाना शुरू कर दिया। इसमें कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, यहाँ पर शामिल थे, जिनको हम क्या कहते हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी हम जानते हैं। तो आईजीएमडीपी, इंडियन गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1973 में शुरू किया गया। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियां रही, चौथी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि रही। इसमें लक्ष्य रखा गया 5.6% का। इसमें जीडीपी का जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया 5.6% का, लेकिन प्राप्त हुआ 3.3%। लक्ष्य क्या रखा गया, जीडीपी का लक्ष्य रखा गया 5.6%, लेकिन प्राप्त क्या हुआ, हमें प्राप्त क्या हुआ, 3.3%। तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो लियोन टेस्ट के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, उसमें ये काम किए गए। ठीक है, तो पहला काम क्या हुआ, यहाँ पर हमने कौन कौन से काम हुए, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम अपनाया गया, 1973 में आईजीएमडीपी प्रोग्राम शुरू किया गया, और 1974 में ये क्या हुआ, भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ, और जिसका लक्ष्य क्या था, या जिसका टाइटल क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद स्टेबिलिटी। ये इसका क्या था, काम था। और इसी में क्या हुआ, कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, गहन कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। गरीबी हटाओ वाली बात भी यहाँ पर आई, गरीबी हटाओ वाली बात भी क्या थी, यहाँ पर आई। तो 1969 से 74 तक चली चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसने क्या किया, यहाँ पर ये काम किया। अब अगली योजना आती है 1974 से 1979 तक, पांचवी पंचवर्षीय योजना। 1974 से 1979 तक आती है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो आज हमें 5 पंचवर्षीय योजना तक ही डिस्कस करना है, बाकी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली, 1979 तक ये चली। कौन सी, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान या पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्या हुआ, ये जो पंचवर्षीय योजना थी ये आधारित थी डीपी धर मॉडल पर, डीपी धर मॉडल पर। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। और इस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, 1974 में यहां पर शुरू किया गया न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई इस पंचवर्षीय योजना में। मतलब कि व्यक्तियों की जो न्यूनतम आवश्यकता है, जो उस व्यक्तियों की मिनिमम नीड है, रोटी कपड़ा मकान की, उसको क्या किया जाए, पूरा किया जाए। तो 1974 में ये प्रोग्राम क्या हुआ, शुरू हुआ, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के नाम से इसको जाना जाता है। और साथ ही साथ 2 अक्टूबर 1975 को, साथ ही साथ 2 अक्टूबर 1975 को भारत में स्थापना की गई आरआरबी की। आरआरबी मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की क्या की गई, स्थापना की गई 2 अक्टूबर 1975 को, जिसकी स्थापना की गई थी नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। आरआरबी की स्थापना की गई नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना क्या हुई, शुरू हो गई। और इसकी स्थापना की शुरुआत करने की बात किसने की थी, आरआरबी की बात किसने की थी, नरसिम्हन समिति ने की थी। आगे चल के एक कमेटी आती है, केलकर समिति, केलकर समिति आती है, जो यह कहती है अपनी रिपोर्ट में कि अब भारत में नए आरआरबी की स्थापना नहीं की जानी चाहिए, नए आरआरबी की स्थापना नहीं की जानी चाहिए, ये बात करती है केलकर
समिति। तो फिर सरकार ने क्या किया, इस समिति की सिफारिश को स्वीकार करके नए आरआरबीस को बनाने से क्या कर दी, रोक लगा दी, या फिर सरकार ने कोई नया आरआरबीस नहीं बनाया, या नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकार ने नहीं बनाया। 1987 में शायद ये कमेटी आई थी, कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, और इसने कहा था 1987 में, शायद देख लेना ईयर क्या है, तो 1987 में शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो 1987 में क्या थी, इस केलकर समिति ने सिफारिश दी थी कि अब भारत में और आरआरबीस नहीं होने चाहिए। तो दो चीजें ध्यान में रखना कि आरआरबीस की स्थापना की सिफारिश किसने की, नरसिम्हन समिति ने। आरआरबीस को किया और नए आरआरबी ना हो उसकी सिफारिश किसने की, केलकर समिति ने। तो 2 अक्टूबर 1975 को ये शुरू किया गया। इसके साथ क्या हुआ, एक अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। अंत्योदय योजना, इसके साथ क्या हुआ, इसी पंचवर्षीय योजना में अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। और इसी योजना में इस योजना में काम के बदले खाद्य योजना, ये शुरुआत नहीं, आप काम करो, आपको हम क्या करेंगे, भोजन देंगे, ये बात यहाँ पर की गई, योजना शुरू की। अंत्योदय का मतलब होता है पंक्ति में अंतिम स्थान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक भी क्या हो, हमारी पहुंच हो। यानी ये लाइन है और इस लाइन में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उस व्यक्ति का डेवलपमेंट करना, उस व्यक्ति का क्या करना, विकास करना, इसका मतलब होता है अंत्योदय। यानी लाइन के सबसे अंतिम व्यक्ति या पंक्ति के सबसे अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये अंत्योदय योजना है। और 1975 में क्या हुआ, इमरजेंसी लग गई। 1975 में देश में लगी इमरजेंसी में क्या हुआ, बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। आर्टिकल 352 संविधान का कहता है भारत में राष्ट्रीय आपात की बात करता है। आर्टिकल 352 क्या करता है, राष्ट्रीय आपात की बात करता है। इस समय क्या था, जो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता था वो 3 आधार पर लगाया जाता था। पहला आधार इस पर था वाह आक्रमण, यानी भारत पर कोई क्या कर दे, आक्रमण कर दे, कोई देश आक्रमण कर दे, उस आधार पर क्या होगा, ये लगाया जाएगा। दूसरा आधार यहाँ पर था युद्ध, भारत का किसी के साथ क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, उस आधार पर लग सकता था। तीसरा यहाँ पर जो था वो था आंतरिक विद्रोह। तो इंदिरा जी ने जो आपात लगाया था वो इस आंतरिक विद्रोह के नाम पर लगाया था। इंदिरा जी द्वारा जो 1975 में आपातकाल की घोषणा की करवाई गई थी, वो आपातकाल की घोषणा आंतरिक विद्रोह वाले मैटर पे करवाई गई थी, जिसको इस शब्द को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस शब्द को संविधान से बाहर कर दिया गया है और इस शब्द की जगह एक शब्द जोड़ दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह, ये शब्द जोड़ दिया गया है। तो अब आंतरिक आधार पर नहीं, ये शब्द संविधान से बाहर है। अब वर्तमान में आपातकाल किस आधार पर लग सकता है, राष्ट्रीय आपात। वर्तमान में राष्ट्रीय आपात 3 आधार पर लग सकता है, पहला वह आक्रमण के द्वारा, दूसरा युद्ध के द्वारा और तीसरा सशस्त्र विद्रोह के द्वारा। इसको हमने क्या कर दिया गया है, संविधान से इसको बाहर कर दिया गया। मतलब आंतरिक विद्रोह का मतलब क्या है, कुछ भी हो जाए। जैसे अभी कृषि बिल को लेकर क्या हुआ था, लाल किले पर लोग पहुंच गए थे, तो वो भी तो आंतरिक विद्रोह है एक प्रकार से। तो तलवारें लेकर पहुंचे, वो सशस्त्र विद्रोह है। अगर ऐसा विद्रोह और बढ़ जाता तो हो सकता है कि 352 का प्रयोग यहाँ पर सरकार को करना पड़ता। तो ये कंडीशन, तो 352 का प्रयोग क्या किया था, इसी ड्यूरेशन में इंदिरा जी ने किया था। अब देखो क्या हुआ, जब इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया तो आपातकाल के बाद हुआ चुनाव, और जब आपातकाल के बाद चुनाव हुआ तो इंदिरा जी हार गई। और इंदिरा जी हारी तो फिर आई नई सरकार आई, जिस सरकार ने क्या कर दिया, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसको जो नई सरकार आई आपातकाल के बाद जब चुनाव हुआ, तो जो नई सरकार आई उसका नाम था जनता मोर्चा। इन्होंने नारा दिया था इंदिरा हटाओ। जनता मोर्चा यानी सब लोगों ने, जिन लोगों को इंदिरा जी ने बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था, जैसे जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत सारे ऐसे नेता थे, इन सब नेताओं ने अपना एक मोर्चा बना लिया, मोर्चा बनाया और मोर्चा से क्या कर दिया, मोर्चा बनाया, फिर चुनाव हुआ, चुनाव में उन्होंने नारा दिया इंदिरा हटाओ, ये नारा दिया। और इंदिरा जी ने कहा गरीबी हटाओ, इंदिरा ने क्या कहा, गरीबी हटाओ, और इन्होंने कहा इंदिरा हटाओ, ये नारा। और ये नारा क्या हुआ, लोगों के सिर पर चढ़कर बोला, और इंदिरा जी क्या हो गई, चुनाव हार गई। तो जब इंदिरा जी चुनाव हारी 1978 में, तो सरकार ने क्या कर दिया, सरकार ने पंचवर्षीय योजना, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसको 1 वर्ष पहले ही 1978 में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी पंचवर्षीय योजना थी
जो एक वर्ष पूर्व ही क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो यहां तक हम लोगों ने 5 पंचवर्षीय योजनाएं देखी। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली, 1956 तक चली। दूसरी योजना 1956 से 1961 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना यहां पर 1961 से 1966 तक चली। और 1966 से 1969 तक क्या चला, योजना अवकाश। 1969 तक क्या चला, योजना अवकाश या फिर प्लान हॉलीडे। ठीक है, 1969 से 1974 तक चली चौथी पंचवर्षीय योजना, जो किस पर आधारित थी, लियोनटिफ के आगमनागत मॉडल पर। इसके बाद 1974 से 1979 तक चली पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। तो ये 5 पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारा आज का टॉपिक था, ये क्या होता है, कंप्लीट होता है, जो हमारे पीईटी के सिलेबस में है। जो पीईटी का एग्जाम उत्तर प्रदेश या फिर यूपी ट्रिपल एससी कराएगा, यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी का एग्जाम कराएगा, ये एग्जाम का सिलेबस हमारा है। उसमें लिखा है योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, जो इससे बाहर संभावना क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, 5 पंचवर्षीय योजनाएं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ 2-3 दिन बाद क्या आगे की पंचवर्षीय योजना, यानी 12 पंचवर्षीय योजना तक हमें क्या है, चलना है। और इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हम लोग देखेंगे जीएसटी, कि भाई जीएसटी है क्या, ये देखेंगे हम लोग जीएसटी है क्या। ठीक है ना, ये हमारे टॉपिक में है पीईटी के। आप देखना पीईटी का सिलेबस निकालना, उसकी साइट पर डला है यूपी ट्रिपल एससी की, उसमें जीएसटी क्या है हमारा सिलेबस है। और 2014 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए भारत में, उन रिफॉर्म की क्या करेंगे, चर्चा हम करेंगे। ठीक है।